एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पर AE2 की यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं इन वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले समझते हैं कि ओप एम्प क्या होता है। सो एन ओप एम्प इज अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर consisting of one or more differential amplifiers followed by a level transistor and output stage। तो ओप एम्प एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है। हाई गेन मतलब इसका गेन बहुत हाई होता है। कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें एक या एक से ज़्यादा डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स होते हैं, उसके बाद एक लेवल ट्रांजिस्टर होता है और एक आउटपुट स्टेज होती है। ओप एम्प की फुल फॉर्म है हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो समझ आ गया कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजेगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके भेजेगा। लेकिन ऑपरेशनल का क्या मतलब है, ऐसे क्या ऑपरेशंस करता है। तो सबसे पहला, क्योंकि एम्पलीफायर है तो डीसी और एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। दो सिग्नल्स को ऐड कर सकता है, दो सिग्नल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, कंपैरिजन के लिए यूज करा जा सकता है, एज अ फिल्टर यूज होता है, ऑसिलेटर एंड रेगुलेटर की तरह भी यूज होता है। तो ओप एम्प को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एक ट्रायंगल जिसमें हमारे पास दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला हमारा इन्वर्टिंग इनपुट, कि जो भी हम इनपुट देंगे वो इन्वर्ट होकर हमको वापस मिलेगा, एंड नॉन इन्वर्टिंग की एज इट इज हमको मिलेगा। अब इसमें दो सप्लाई ऑप्शंस होते हैं, एक होता है VCC और एक होता है VEE। अब VCC हमारा पॉजिटिव होता है और VEE हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम इसके पावर सप्लाई को बनाएं तो कुछ इस तरीके का होता है कि हम एक पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और एक नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, नेगेटिव वाली VEE और पॉजिटिव वाली VCC, और बीच में हम ये ग्राउंड कर देते हैं। अब हम ये एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, तो ये एम्पलीफिकेशन किसकी करेगा, तो द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, कि हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया जाएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा किससे, जो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देंगे। यानी कि अगर हमने यहाँ पे V पॉजिटिव इनपुट दी है और यहाँ पर V नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पर है इसलिए नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पर है इसलिए पॉजिटिव, तो हमारा जो इनके बीच का डिफरेंस होगा यानी कि VID, V डिफरेंस ऑफ इनपुट्स, वो क्या होगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो जो हमारे आउटपुट होगा वो इसी VID को एम्पलीफाई करके हमको देगा। VID को किससे मल्टीप्लाई करेगा, गेन से। गेन क्या होता है कि वो कितना एम्पलीफाई करके हमें देने वाला है। तो ये कुछ इसका डायग्राम है कि अगर हमारा VID कुछ इस तरीके का है तो इसको एम्पलीफाई करके ये इस तरीके का बनाकर देता है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर देता है, जस्ट क्योंकि इसके नाम में ही देख सकते हो आप एम्पलीफायर है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले है हमारी इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में हमारे पास दो इनपुट्स हैं, जैसे कि अभी ऊपर बताया, एक इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। दो टर्मिनल्स हैं बेसिकली। इन्वर्टिंग यहाँ से इन्वर्ट होकर जाता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर, और नॉन इन्वर्टिंग जहाँ पर एज इट इज चला जाता है। इनपुट स्टेज क्या है, ये हमारी डुअल इनपुट, क्योंकि दो इनपुट ले रहे हैं और दो ही आउटपुट है इसीलिए बैलेंस्ड आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है हमारे पास। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन एंड एस्टैब्लिश इनपुट रेजिस्टेंस। अब यहीं पर हमारी इनपुट रेजिस्टेंस मेनली होती है और यहीं पर ज्यादातर हमारा वोल्टेज गेन होता है, जो कि हम यहाँ आउटपुट पर देखते हैं। उसके बाद होती है हमारी सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। यहाँ पर क्योंकि दो इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है, तो दो इनपुट है इसलिए डुअल इनपुट, लेकिन दो इनपुट लेकर एक आउटपुट दे रहा है इसलिए अनबैलेंस्ड आउटपुट। ये भी क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अब ये इस फर्स्ट स्टेज के जो आउटपुट है उससे ड्रिवन होता है, उसी से चलता है। नेक्स्ट है हमारा लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या होता है, हमारा एमिटर फॉलोवर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा, एक एमिटर फॉलोवर हमारी बेसिस होती है, कंडीशन होती है। तो एमिटर फॉलोवर है, ये कैसे चलता है, कांस्टेंट करंट सोर्स से चलता है। अब आउटपुट ऑफ लेवल इंटरमीडिएट स्टेज इज अबव ग्राउंड एज डायरेक्ट कपलिंग इज यूज्ड। दिस स्टेज इज यूज्ड टू शिफ्ट द आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज डाउनवर्ड। अब जो भी यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है ना, वो ग्राउंड से बहुत अपर लेवल का होता है, यानी कि अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सिग्नल देगा, क्योंकि डायरेक्ट कपलिंग होती है। तो इसीलिए इसको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए हमारा ये लेवल शिफ्टिंग स्टेज होता है। इससे पास करने के बाद हमारा जो सिग्नल है वो ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। लास्ट है हमारा आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज स्विंग, raise the current supplying capability and provide low output resistance। आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ही लो होती है, करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी जो है वो उसको रेज करता है कि कितना करंट, मतलब कि हमारी एम्पलीफिकेशन का थोड़ा बहुत काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओप एम्प।
तो कुछ इस तरीके का सर्किट होता है हमारा। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसको हम आर आई कहते हैं। वीसीसी हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई होता है और वीईई हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई होता है। इनपुट से पहले हमारे पास एक आर ओ होता है यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस, और एक ए वी आई डी जो कि इस डिफरेंशियल वोल्टेज वी आई डी को एम्पलीफाई करके, ए क्या होता है गेन, उससे मल्टीप्लाई करके आउटपुट में सेंड करता है। अब यहाँ पे R1 जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है क्योंकि हमारे ओपैम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता, इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होती है ताकि अंदर कोई भी करंट एंटर ना करे। वहीं हमारा RO जो है आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होता है क्योंकि यहाँ से हमें करंट मिलना होता है। ये एक आइडियल ओपैम्प की कंडीशन है। प्रैक्टिकल में ये चीज़ एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती पर बहुत लो होती है। अगेन ये बहुत हाई इन्फिनाइट तो नहीं होगा लेकिन वेरी हाई होगा। अब वी नॉट हमारा क्या होता है, ए इंटू वी आई डी। वी आई डी क्या था, डिफरेंस ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब इसका वोल्टेज ट्रांसफर कर्व देखते हैं। तो वी आई डी क्या है, हमारी इनके बीच का डिफरेंस। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लेवल आएगा जब हम वी आई डी को यानी इस डिफरेंस को कितना भी इंक्रीज कर ले हमारा जो आउटपुट है वो सेम रहेगा। सेम कितनी वैल्यू, ये होती है हमारी सैचुरेशन रेंज की। हम इनपुट कितना भी बढ़ा ले हमारा आउटपुट सेम रहेगा। अब इसकी लिमिट क्या होती है, तो हमने जो पावर सप्लाई दी थी पॉजिटिव वीसीसी, ये इसका होता है लिमिट। अगर जो हमारा वी आई डी है वो पॉजिटिव वी सैट से जो वीसीसी है उससे इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा, वी नॉट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट कितना होगा, वी सैट के इक्वल होगा। इसी तरह नेगेटिव में क्या होता है, ये माइनस वीईई के इक्वल होता है। माइनस वीई से अगर हम बड़ी वीआईडी ले रहे हैं तो क्या होगा, उसके बाद आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो हमारे जब आउटपुट कांस्टेंट हो गया है, डजेंट मैटर कि हम इनपुट कितनी भी बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और जहाँ पर ये कांस्टेंट जो है इंक्रीज कर रहा है इसको हम लीनियर रीजन कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ओपैम्प की। तो सबसे पहले कि इसका जो वोल्टेज गेन होता है ए, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इन्फिनाइट होता है। अब इन्फिनाइट इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, एनी सोर्स कैन ड्राइव इट, नो लोडिंग। अब यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है आर आई वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ताकि कोई भी सोर्स यहाँ पे ड्राइव कर सके, कोई लोडिंग ना हो, मतलब कोई करंट अंदर ना जाए। आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होती है क्योंकि आउटपुट जो है वो कितने भी डिवाइसेस को चला सके ताकि हमारे कभी भी उसकी लिमिट ना हो जाए। जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज जीरो। अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो जीरो है, वो तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होना चाहिए। अब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, तो यहाँ पे अलग से मेंशन क्यों है, क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये आइडियल ओपैम्प की है। हम अगर प्रैक्टिकल ओपैम्प की बात करें तो इनपुट वोल्टेज जीरो होने पर भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, जिसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। सो अगेन नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसकी बैंडविड्थ इन्फिनाइट होती है ताकि किसी भी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जा सके विदाउट एनी अटेनुएशन। CMRR इसका इन्फिनाइट होता है, स्लीव रेट इसका इन्फिनाइट होता है। ये क्या होता है CMRR, स्लीव रेट, ये सारा हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। ओपैम्प की जो IC हम यूज़ करते हैं दैट इज़ IC 741। अब ये जो है इसमें हमारा ओपैम्प होता है, जनरल पर्पस ओपैम्प, जो कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब इसका 741 नंबर ही क्यों है, क्योंकि इसमें 7 फंक्शनल पिन्स होती हैं, 4 इनपुट पिन्स होती हैं और एक हमारा आउटपुट पिन होता है। इसका पिन डायग्राम यहाँ पर मैंने बना रखा है। ये हमारी 8 पिन की IC होती है, 4 लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 राइट हैंड साइड पर। फर्स्ट हमारा ऑफसेट नल होता है, इसी तरह 5 भी हमारा ऑफसेट नल होता है। अभी देखा कि यहाँ पे 7 है नंबर ऑफ फंक्शनल पिन्स, तो एक जो पिन है हमारी पिन नंबर 8 ये कनेक्टेड नहीं होती, नॉट कनेक्टेड पिन है। 7 पर हम VCC देते हैं, 4 पर हम VEE देते हैं, पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई। इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, सेकंड पर इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं और थर्ड पर नॉन इन्वर्टिंग, एंड 6 पर हमें आउटपुट मिलती है। अब पिन 1 एंड 5 क्या है, हमारी ऑफसेट नल। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज सप्लाइड एट पिन 1 एंड 5 टू बैलेंस द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब भी हम इनपुट वोल्टेज जीरो रखते हैं, मतलब VID जीरो है, तब भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है। अब उस आउटपुट को बैलेंस करने के लिए हम एक वोल्टेज यूज करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज से। अब जिसको बैलेंस करने के लिए हम 1 और 5 के बीच में एक आउटपुट वोल्टेज लगाते हैं ताकि वो जो वोल्टेज है उसको हम कैंसिल कर सकें। ये सेकेंड यूनिट में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम ये एक एक इंडिविजुअल टर्म पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 1 और 5 के बीच में हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जो भी हमारी ऑफसेट वोल्टेज आ रही है उसको कैंसिल कर सके। पिन 4 और 7 पावर सप्लाई के लिए होती है, पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए पिन नंबर 7 जो कि है पॉजिटिव VCC, और पिन नंबर 4 नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए जो कि है -VEE।
नेक्स्ट है हमारी पिन 2 एंड 3 जो कि इनपुट के लिए होती है, पिन 2 इन्वर्टिंग इनपुट के लिए और पिन 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए। पिन 6 है हमारी आउटपुट के लिए, जो कि आउटपुट किसके इक्वल होती है, गेन मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ इनपुट्स ऑफ विच टर्मिनल्स, तो पॉजिटिव टर्मिनल्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल। और पिन 8 पे हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इन सारे टॉपिक्स के बाद हमारे सिलेबस में जो 2 पार्ट्स थे, जिसमें पहला था द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द आइडियल ओप एम्प, वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा ओपन लूप ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो कि हमने अभी तक ओप एम्प में पढ़ा है। तो ओप एम्प एक्ट एज हाई गेन एम्पलीफायर, ये भी हमने पढ़ लिया कि एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है और एक स्विच की तरह भी एक्ट करता है। 2 पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव वी सेट, माइनस वी सेट। कब होता है ये, जब वो सैचुरेशन रीजन में चला जाए। कब जाएगा, जब हमारी जो इनपुट है वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाती है, जिसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो वी सेट से इंक्रीज नहीं कर सकता। जो वी सेट या फिर वीसीसी जो हमारी वोल्टेज होती है और नेगेटिव में माइनस पीई होती है, उससे एक्सीड नहीं कर सकता, तो वो हमारा सैचुरेशन रीजन हो गया। अब इसकी लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कंपैरेटर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एक्सेट्रा। अब इसकी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशंस जो है हमारी 3 होती हैं, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नाम है, तो यहाँ पर हम इनपुट देंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने जो है वोल्टेज दी या इनपुट दिया और नॉन इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड कर दिया। अब V1 यहाँ पर क्या है, 0। V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट, एंड V2 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का। तो V2 पर हमने Vn दिया है, V1 0 है, तो Vout क्या होगा, गेन मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2। V2 की वैल्यू Vin है, तो यहाँ पर माइनस का Vin, Vout हमारा क्या हो गया, Vout इज इक्वल टू माइनस ऑफ A Vn। अब ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की। अगर मैंने इनपुट में ये साइन वेव दी है, तो आउटपुट में मुझे इसका उल्टा मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर मिलेगी, यानी कि ये आउटपुट हमें मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग में जैसे नाम से क्लियर है कि इनपुट अब हम इस बार नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे और इन्वर्टिंग ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि V1 Vin के इक्वल है एंड V2 0 है। अगेन हम Vout कैसे निकालेंगे, गेन मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू इस बार Vin है और V2 0 है, तो हमारा Vout क्या आ गया, A इंटू Vn। यहाँ पर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि इनपुट में अगर मैंने ये साइन वेव दी है तो आउटपुट में भी मुझे एग्जैक्ट सेम साइन वेव मिल जाएगी। नाउ थर्ड इज आर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है, इसमें इनपुट जो है हम दोनों टर्मिनल्स पर देते हैं, मतलब कि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी देंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी इनपुट देंगे। अब इस केस में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द बोथ टर्मिनल्स, जो कि हर केस में हो रहा है एक्चुअली, पर यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि हाँ V1 माइनस V2 हो रहा है। तो V1 यहाँ पे Vin1 है और V2 यहाँ पे Vin2 है। अब हमारा Vout क्या होगा, A इंटू V1 माइनस V2। V1 है Vin माइनस 1 माइनस Vin2 और ये हमारा Vout हो जाएगा। अब आउटपुट की पोलैरिटी डिपेंड करती है कि डिफरेंस क्या है। अगर Vin1 बड़ा हुआ और Vin2 छोटा हुआ तो आउटपुट की पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई, यानी एज इट इज पॉजिटिव पोलैरिटी में हमको वेव मिलेगी। वहीं अगर Vin2 बड़ा है और Vin1 छोटा है तो क्या होगा, नेगेटिव वाली टर्म जो है वो कंकर कर जाएगी यहाँ पर, तो जो भी हमारी वेव होगी वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलेगी। अब क्लोज लूप पढ़ने के लिए पहले फीडबैक सिस्टम पढ़ते हैं। अब फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि कोई भी एम्पलीफायर है, हमने उसमें कोई इनपुट दी, उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको हम वापस इनपुट में दे रहे हैं, ताकि जो हमारे जो आउटपुट मिल रहा है वो और ज़्यादा अच्छा मिले। तो जब द प्रोसेस ऑफ फीडबैक पोर्ट सैंपल ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड कंबाइनिंग इट विद इनपुट, आउटपुट को लेकर इनपुट में वापस जोड़ देना, उसके बाद आउटपुट लेना, इसको हम फीडबैक कहते हैं। अब ओप एम्प में क्या होता है, तो ओप एम्प में हम 2 तरीके से फीडबैक दे सकते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि हमारे पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव वाला, एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक दे रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है, मतलब फीडबैक जो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं। वहीं अगर हम फीडबैक इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। अब हमें फीडबैक की ज़रूरत ही क्यों है, तो जब भी हम यहाँ पर ऐसे एक इनपुट्स दे रहे हैं एक ओप एम्प में, अगर मैंने ये इनपुट दिया है तो मुझे ये डिस्टॉर्टेड साइन वेव मिलती है,
क्यों? क्योंकि कोई भी हमारा ओप एम्प जो है वो एक्चुअली में जो है आइडियल तो नहीं होता। अब ओपन लूप गेन इज वेरी हाई, सो ओनली द स्मॉलर सिग्नल्स विल बी एम्पलीफाइड विदाउट क्लिपिंग। अब हमें पता है सैचुरेशन रीजन, अभी बताया था कि एक सर्टेन लिमिट के बाद जो हमारा, चाहे हम कितना भी वीआईडी को इंक्रीज कर दें, हमारा आउटपुट क्या रहेगा? वीसैट ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर हर एक ओप एम्प की पावर सप्लाई की लिमिटेशन होती है। पावर सप्लाई उसकी फाइनल कितनी होती है? पॉजिटिव में वीसीसी एंड नेगेटिव में वीईई। तो इस लेवल के आगे वो आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकता। अब क्योंकि हमारा ओपन लूप गेन जो होता है हमारे ओप एम्प का वो बहुत हाई होता है, तो छोटे सिग्नल्स तो एम्पलीफाई हो जाते हैं बिना किसी क्लिपिंग के, लेकिन हायर सिग्नल्स के लिए हायर सिग्नल्स जो है सैचुरेशन रीजन में चले जाते हैं और हमें कोई भी जो है आउटपुट नहीं मिलती, मतलब कि सैचुरेशन वाली आउटपुट मिलती है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आई कि इससे नॉइज बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। दूसरा, लैब्स में हमें तो सारे सिग्नल्स को हमें एक प्रॉपर साइन वेव चाहिए, तो अब उसमें यहाँ पे हमें आउटपुट लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लग गई। ऑल्सो ओपन लूप गेन का जो लूप गेन है वो कांस्टेंट नहीं होता और ये चेंज करता है टेम्परेचर से या पावर सप्लाई से, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस तरीके का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है इसका, जहाँ पे बैंडविड्थ बहुत कम होती है। तो ओपन लूप ओप एम्प्स हैव वेरी लेस बैंडविड्थ, हाई गेन है तो लो बैंडविड्थ होगी, इसीलिए हम एसी के एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की जगह हम लाइव फीडबैक सिस्टम, ताकि हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस बना सकें। ये तो देख लिया कि हमें ओपन से क्लोज लूप पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बिफोर स्विचिंग ऑन कि हम ओप एम्प पढ़े, हम बेसिक एक फीडबैक सर्किट दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। अब एक पॉजिटिव फीडबैक में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट को एक फीडबैक सर्किट से पास करके वापस से इनपुट में प्लस कर देंगे। तो वी आउट अभी हमारा क्या आ रहा था, मैंने मान लो यहाँ पे कुछ वी इन दिया, तो वी इन ए, इसका गेन अगर ए है तो ए से मल्टीप्लाई होके हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। अब हमारा वी आउट किसके इक्वल है? ए इंटू वी इन के। अब ये वापस से जो आउटपुट है हमारा, ये जाएगा फीडबैक सर्किट में, जो कि था ए इंटू वी इन, और ये फीडबैक सर्किट से जब जाएगा तो ये बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ वापस आएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये वापस से किसके ऐड होगा? वी इन से। तो यहाँ पर आ गया वी इन प्लस ए बीटा वी इन, जो कि यहाँ पर वापस से जाके क्या होगा, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? वी आउट इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय वी इन प्लस बीटा वी आउट, क्योंकि वी आउट से एक फीडबैक सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने ये ए बीटा वी आउट को लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दिया, वी आउट कॉमन लिया, अंदर बच गया हमारे पास 1 माइनस ए बीटा, और यहाँ पर है हमारे पास ए वी इन। तो वी आउट वी इन को हमने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, तो वी आउट अपॉन वी इन, यानी कि हमारे गेन की वैल्यू क्या आई? ए अपॉन में 1 माइनस ए बीटा। ए क्या था? एम्पलीफायर का गेन, बीटा क्या था? फीडबैक सर्किट का गेन। तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्लोज लूप गेन क्या आई? ए अपॉन में 1 माइनस ए बीटा। अगेन अब हम नेगेटिव फीडबैक के लिए देखते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हमें वी आउट में क्या मिलेगा? ए इंटू वी इन, सिंपली ए से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट मिल जाएगी। अगर हमने फीडबैक सर्किट ज्वाइन कर दिया तो यही वी आउट वापस से बीटा से मल्टीप्लाई होगा, और इस बारी प्लस की जगह वी इन के साथ माइनस होगा, यानी कि वी इन माइनस बीटा वी आउट। अब हमारा वी आउट क्या आया? ए इंटू में वी इन, इस बार क्या मिलेगा उसको? वी इन माइनस बीटा वी आउट। अगेन अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने गेन से, यहाँ पर माइनस का ए बीटा वी आउट को हमने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। वी आउट जो है वो हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस ए बीटा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए इंटू वी इन। अब वी आउट अपॉन वी इन का रेशो लिखेंगे, वो हमारे पास क्या आया? ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा। ये हमारा क्लोज लूप गेन आ गया, किसके लिए? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स के लिए। तो ये हमारे दोनों गेन्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक के लिए ए अपॉन में 1 माइनस ए बीटा, एंड नेगेटिव के लिए ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि नेगेटिव जो फीडबैक होता है वो गेन को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक में हमारा जो गेन है वो बढ़ता जा रहा है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि गेन हाई होने की वजह से बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हमें उसको अगर सही करना है तो पॉजिटिव फीडबैक हमारे काम नहीं आएगा, हमारे काम कौन सा आएगा? नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो गेन को स्टेबलाइज करता है। ये है हमारा ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जहाँ पे बैंडविड्थ हमारी बहुत लो होती है और गेन बहुत हाई होता है। वहीं अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि क्लोज लूप की बात करें, तो यहाँ पर हमारी गेन जो है वो थोड़ा लो हो जाएगा और बैंडविड्थ हमारी हाई हो जाएगी। तो क्या कह सकते हो आप कि गेन और बैंडविड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओपन लूप के केस में गेन हाई होता है, बैंडविड्थ लो होती है, एंड क्लोज लूप में पर्टिकुलरली नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन लो होगा और बैंडविड्थ
हाई होगी। तो यहाँ से हमारा वाई जो क्वेश्चन था कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं क्लोज लूप गेन, वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम करेंगे कि क्लोज लूप गेन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ओप एम्प। अभी हमने देखा था कि नेगेटिव फीडबैक से हमारा जो गेन है वो स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा नेगेटिव फीडबैक के लिए ही वैलिड होता है और ये हम यूज़ करते हैं अपनी सारी कैलकुलेशन में। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारा जो, हमें पता है कि ये जो नेगेटिव और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होती है आर आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो वही चीज़ हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में कहते हैं कि हमारा जो नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है वो पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से सेम होता है। बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर हमने एक को जो है ग्राउंड कर दिया तो दूसरा भी ग्राउंड माना जाएगा। इससे भी आसान लैंग्वेज में कि जो भी हमारा पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है V, तो वही हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा V। लेट अस टॉक अबाउट द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ओप एम्प। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प के बारे में। अब क्योंकि ये क्लोज लूप है तो यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टर मैंने लगाया हुआ है जो कि आउटपुट को इनपुट पे दे रहा है, और इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वर्टिंग में, तो इसीलिए ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे V इन है तो एक करंट फ्लो कर रहा होगा I1। क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता तो ये सारा करंट कहाँ जा रहा होगा, यहाँ से ट्रैवल करके इधर जा रहा होगा। सपोज RF से ट्रैवल करने वाले करंट को मैंने IF लिख दिया और R1 से ट्रैवल करने वाले करंट को मैंने I1 लिख दिया। अब क्योंकि करंट जो है ओप एम्प के अंदर तो नहीं जाएगा तो ये I1 करंट ही IF है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया I1 इज इक्वल्स टू IF। अब I1 की वैल्यू क्या है, V इन माइनस यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डिवाइडेड बाय R1। वहीं अगर हम IF की वैल्यू लिखें तो वो क्या होगा, V इन माइनस V नॉट। V नॉट क्या है, V आउटपुट, और किस रेजिस्टर से हो रहा है, RF, तो डिवाइडेड बाय RF। अब V पॉजिटिव की बात करें तो क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर रखा है तो V पॉजिटिव क्या होगा, हमारा 0 होगा। यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, 0। अभी हमने पढ़ा पीछे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज है वही इन्वर्टिंग टर्मिनल की भी वोल्टेज होगी। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से हम कह सकते हैं कि V माइनस इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव, जो कि इक्वल है 0 के, यानी कि V माइनस किसके इक्वल है, 0। अब ये अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन V इन अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन RF। यहाँ से हम R1 को राइट हैंड साइड भेजें और RF को जो है लेफ्ट हैंड साइड भेजें और R1 को राइट हैंड साइड भेजें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, V नॉट इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू में V इन। अब यहाँ से अगर आप V नॉट अपॉन V इन निकालो यानी कि गेन निकालो तो वो किसके इक्वल है, माइनस RF अपॉन R1 के। तो जो क्लोज्ड लूप गेन है इन्वर्टिंग ओप एम्प में वो किसके इक्वल होता है, माइनस RF अपॉन R1 के। सिमिलरली अब हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए सेम चीज़ कि हमारा गेन क्या आने वाला है। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प इन क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो इनपुट दिया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है और हमने एक फीडबैक सर्किट लगाया हुआ है, इसीलिए ये क्लोज्ड लूप है। अब वोल्टेज डिवीज़न रूल सबसे पहले लगाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज क्या है, V पॉजिटिव, इन्वर्टिंग की है V नेगेटिव। अब वोल्टेज डिवीज़न रूल से हम V नेगेटिव निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ की वोल्टेज 0 है, यहाँ की वोल्टेज V नॉट है, तो वो क्या होगा, दिस रजिस्टर R1 डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टर जो कि है दोनों का एडिशन R1 प्लस RF मल्टीप्लाइड बाय जो कि टोटल वोल्टेज है यानी कि V नॉट। अब V नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई, R1 अपॉन में R1 प्लस RF इंटू में V नॉट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से क्या कह सकते हैं हम कि V पॉजिटिव इज इक्वल्स टू V नेगेटिव। तो V नेगेटिव की हमने वैल्यू ये निकाली है, यही सेम वैल्यू होगी V पॉजिटिव के लिए यानी कि R1 अपॉन में R1 प्लस RF इंटू V नॉट। अब ये जो V पॉजिटिव है इसको मैं किसके इक्वल कर सकती हूँ, V इन के। वही मैंने यहाँ पर लिखा V पॉजिटिव की जगह V इन इज इक्वल्स टू R1 प्लस RF इंटू में V नॉट। इसी को अगर मैं मैनिपुलेट कर दूँ, इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूँ, V इन के मल्टी कोफिशिएंट में भेज दूँ तो वो आ जाएगा V नॉट इज इक्वल्स टू R1 प्लस RF इंटू में V इन। अब ये R1 अगर मैं दोनों से डिवाइड कर दूँ तो V नॉट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस RF इंटू R1 इंटू में V इन।
अब यहाँ से हमारा V नॉट अपॉन वी इन का रेशो यानी कि वोल्टेज गेन कितना आ गया 1 प्लस RF अपॉन R1, जो कि हमारा गेन होता है फॉर नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प। तो यहाँ पर हमने दोनों के जो है गेन निकाल लिए, क्लोज लूप में इन्वर्टिंग के भी नॉन इन्वर्टिंग के भी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज फॉलोवर। अब वोल्टेज फॉलोवर हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग ओप एम्प। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू एंड इन फेज विद द इनपुट। वोल्टेज फॉलोवर सर्किट होता क्या है, पहले वो समझो कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी इनपुट वोल्टेज के और इन फेज मतलब सेम फेज में होगी। यानी कि आउटपुट फॉलोज इनपुट, मतलब कि आउटपुट जो है वो एज इट इज है फॉलो कर रहा है किसको, इनपुट को, इसीलिए इसका नाम है वोल्टेज फॉलोवर। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, वी नॉट शुड बी इक्वल्स टू वी इन। तो यहाँ से हम गेन देख सकते हैं कि जो भी हमारा ओप एम्प होने वाला है उसका गेन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि वी नॉट अपॉन वी इन होता है गेन, और वी नॉट और वी इन अगर दोनों इक्वल है तो ये हमारा गेन क्या आ जाएगा 1। यानी अगर इनपुट में मैंने ये साइन वेव दी तो आउटपुट में भी मुझे सेम साइन वेव मिलेगी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी, नथिंग चेंजेस। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में गेन क्या होता है 1 प्लस RF अपॉन R1। अब अगर मुझे गेन 1 चाहिए तो मुझे RF अपॉन R1 वाली जो टर्म है इसको 0 करना पड़ेगा, और ये टर्म 0 कब होगी, जब RF जो है वो 0 हो। R1 डजेंट मैटर कि कौन सा है, लेकिन RF जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। यानी कि मैं कोई भी फीडबैक नहीं दे रही हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रही हूँ फीडबैक के पाथ में, यानी कि मुझे कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना फीडबैक में। तो हमारा गेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर गेन 1 हो गया तो हमारी ये क्या जो ओप एम्प है वो क्या बन जाएगा, वोल्टेज फॉलोवर। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ली है। अब आप पूछ सकते हो कि मैंने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारे सबसे पहले वोल्टेज फॉलोवर में क्या कहा गया है कि जो आउटपुट है वो इनपुट के इन फेज होना चाहिए। इन फेज मतलब सेम फेज में होना चाहिए, कोई भी फेज जो है डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर मैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, क्योंकि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नेगेटिव वाला टर्मिनल है, इसीलिए मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यूज करा। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा गेन 1 आना चाहिए, तो इसीलिए RF अपॉन R1 वाली टर्म को 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए हमारा जो न्यूमरेटर है RF उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि हमारे फीडबैक पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसे मर्जी बना सकते हो। हमारा जो फीडबैक है वो 0, फीडबैक का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, और हमें इनपुट कहाँ देनी है, इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में देनी है। सो द वोल्टेज फॉलोवर इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन इन्वर्टिंग बफर, इसीलिए क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट दे रहे हैं और कोई भी हमारा फीडबैक जो है रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए वोल्टेज फॉलोवर को नॉन इन्वर्टिंग बफर भी कहते हैं। जब इसको दो नेटवर्क्स के बीच में प्लेस करा जाता है तो जो भी लोडिंग है फर्स्ट नेटवर्क पे वो सारी रिमूव हो जाती है। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अगेन इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमने जैसे ओपन लूप में भी पढ़ा कि हमें इनपुट जो है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों में ही देनी है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग में भी इनपुट जाएगा जिसको मैंने V1 बोला, और इन्वर्टिंग में जाएगा जिसको मैंने V2 बोला। यहाँ पर R1, R1, R2 इस तरीके की हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक फीडबैक पाथ भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे मान लो अगर मैंने माना कि एक I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता तो यही सेम करंट ये पूरे में फ्लो करेगा RF के थ्रू भी, और यहाँ V नॉट पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर मैं मानती हूँ कि कोई मेरा I करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा, और क्योंकि ओप एम्प के अंदर नहीं जा सकता तो वो यहाँ से R2 से ट्रेवल होके ग्राउंड में चला जाएगा। अब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव यानी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है वही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी होती है। अब V पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज मैं कैसे लिख सकती हूँ, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। टोटल वोल्टेज हमारी V1 है, कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि होगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय जो कि टोटल वोल्टेज है V1। तो क्योंकि यही सेम वोल्टेज यहाँ भी होगी तो V माइनस पी इसी के इक्वल है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1। अब I1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, V2 माइनस वोल्टेज एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय R1, जो कि मैंने यहाँ लिखा। V2 माइनस वोल्टेज एट दिस पॉइंट जो कि है V नेगेटिव की वैल्यू यहाँ से लिखी डिवाइडेड बाय R1। अब I1 जो है वो यहाँ से भी फॉलो कर रहा है RF से, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि I1 इज इक्वल्स टू V नेगेटिव माइनस V नॉट अपॉन में जो भी हमारा यहाँ रेजिस्टेंस है जो कि है RF। अब यहाँ पर ये RF जो मैंने R2 के इक्वल लिया है, तो I1 इज इक्वल्स टू V नेगेटिव जो कि यहाँ से मैंने वैल्यू लिखी है माइनस में V नॉट दिस वोल्टेज एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस R2।
अब ये तो हमारी वैल्यूज़ हो गई I1 की, एक फर्स्ट नाम दे दिया, एक सेकंड। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, V2 डिवाइड बाई R1 लिखा, यहाँ पर भी R1 इंटू R2, इस तरीके से ये जो डिनोमिनेटर्स है ये बांट दिए। नेक्स्ट हमने क्या करा कि हमने V1 वाली टर्म्स को, V1 वाली इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। अब यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तो V1 अपॉन में R1 प्लस R2 कॉमन आ जाएगा, V1 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमन आ जाएगा, एंड R2 यहाँ पर क्या बच जाएगा, R2 अपॉन में R1 प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया है। अब यहाँ पर ये आ गया, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी R1 आ गया, यहाँ पर भी R1 आ गया, ऊपर क्या बना R2 प्लस R1, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है R1 प्लस R2, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास, V2 अपॉन में R1 माइनस V1 अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन R2। सो यहाँ पर क्या आया, V2 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन R2। अब 1 अपॉन में R1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, V2 माइनस V1। यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस V0 अपॉन में R2। R2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो ये हो गया R2 अपॉन R1 V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू माइनस V0। माइनस V0 का माइनस साइन जो है मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगी तो ये V2 माइनस V1 की जगह V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब ये V1 माइनस V2 क्या होता है, डिफरेंशियल वोल्टेज ऑफ इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, जो कि हमारी एम्पलीफिकेशन होती है, यानी कि जो हमारा V इनपुट है, इन दिस केस एक्चुअल V इनपुट जो है। तो यहाँ से हमारा जो गेन है वो क्या आ जाएगा, V0 अपॉन में V1 माइनस V2 जो कि इक्वल है R2 अपॉन R1 के, जहाँ पे R2 हमारा फीडबैक का जो है रेजिस्टेंस था और R1 हमारा इन्वर्टिंग वाला था, या फिर जो हमारा यहाँ पर हमने R1 और R2 जो यूज़ करे हैं। तो हमारा डिफरेंशियल केस के लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या आई, R2 अपॉन में R1। अब एक छोटा सा टर्म जो है वो सिलेबस में मेंशन्ड है, सिंगल सप्लाई ओप एम्प, तो वो भी समझ लो। सिंगल सप्लाई ओप एम्प क्या होता है कि मतलब कि हमें यहाँ पर दो सप्लाई देनी होती है, एक पॉजिटिव VCC एक नेगेटिव VEE। तो दो सप्लाई ना देकर हम यहाँ पर सिंगल सप्लाई देते हैं। सिंगल सप्लाई यानी कि सिर्फ VCC दे रहे हैं और माइनस VEE नहीं दे रहे, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ग्राउंड। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, सिंगल सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट जो है ए की एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की ख़त्म होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।